नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक बड़ा सवाल, क्या अब आपका पीएफ पहले से ज्यादा बढ़ेगा? क्या अब आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आप पीएफ में सिर्फ 1800 रुपए ही जमा करने होंगे, जैसा कि हम खबरों में देख रहे हैं। ईपीएफ स्कीम 2026 को लेकर इस वक्त कर्मचारियों के बीच कई सवाल हैं, आपके और मेरे मन में भी हैं। कई तरह की चर्चाएं और कुछ भ्रम भी हैं। कहीं कहा जा रहा है कि पीएफ के नियम पूरी तरह बदल गए हैं, तो कहीं कहा जा रहा है कि अब 1800 रुपए से ऊपर का योगदान आपकी मर्जी पर होगा, तो कहीं 100% पीएफ निकासी को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा बदलाव हुआ है या फिर पुराने नियमों को ही नए लेबर कोड के मुताबिक व्यवस्थित किया गया है? जिन लोगों का पीएफ आज भी उनकी पूरी बेसिक सैलरी के 12% के हिसाब से कटता है, क्या उन पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से आपको क्या फैसला लेना चाहिए? आज इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी कानूनी उलझन के। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं देश में श्रम कानून और ईपीएफ व्यवस्था को बेहद करीब से समझने वाले भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के पूर्व सचिव शंकर अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे पास ढेर सारे सवाल हैं आपके लिए, वो मैं एक एक करके लूं। उससे पहले हल्का सा जो खबर है उसका प्रारूप दर्शकों को बता देता हूं, तो देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या और सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं। अब खबर यह है कि अब आप ईपीएफ में जो पैसा है वो 15,000 तक की जो बेसिक सैलरी पे 12% पीएफ कटता है। कितना हुआ 15,000 का 12%? 1800 रुपए। तो अब आप 15,000 से ज्यादा सैलरी पर अतिरिक्त पीएफ कटवा पाएंगे। इसको आप दो तरह से देख लीजिए। आप 1800 रुपए तो आपके मैंडेटरी हो गए। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं, मसलन 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, वो 15,000 का ईपीएफ वेज मान लेते हैं जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से आपका हिस्सा हो गया 1800, एम्प्लॉयर का हिस्सा हो गया 1800, कुल मिला के 3600। अब क्या कहा जा रहा है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। ज्यादा कंट्रीब्यूशन मतलब ज्यादा पीएफ, और ये वॉलंटरी होगा। तो इसका एक मतलब ये भी हो गया कि आप चाहें तो सिर्फ 1800 के हिसाब से पैसे ले सकते हैं। आपका टेक होम क्या बढ़ेगा, ऐसे में सवाल आएगा। कंपनी चाहे तो अतिरिक्त योगदान कर सकती है। मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी के 12% पे, तो जो कि 1800 से ज्यादा हो सकता है बहुत सारे केसेस में, कंपनी चाहे तो वो भी उतना कर सकती है। अतिरिक्त योगदान कभी भी बंद किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। तो ये इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया एक चीज़ है। पहले आपको जब पीएफ से पैसा निकालना होता था तो 13 अलग अलग क्लॉजेस थे, श्रेणियां थी, लेकिन अब उनको ना छोटा करके 3 में बदल दिया गया है। क्या है वो 3 श्रेणियां? आपको एक एक करके बताते हैं। तो जो पहली श्रेणी है उसके अंदर जो आवश्यक जरूरतें उन्होंने माना है कि बीमारी कोई हो जाए, शिक्षा के लिए बच्चों की और शादी के लिए, या ये आपके लिए है। दूसरा है घर खरीदने के लिए, और तीसरी उन्होंने कुछ स्पेशल कंडीशंस वाली रखी हैं। तो ऐसे मिला के 3 क्लॉज, पहले क्लॉज के अंदर और 3, तो 6 पकड़ लीजिए मोटे मोटे, ये है। लेकिन इन सब के बाद जो है कि अब आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। कई बोला जा रहा है 100% पैसा निकला जा सकता है, लेकिन नहीं। अगर 1 लाख रुपया है तो 75% यानी 75,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। 25% रकम आपको पीएफ के अंदर छोड़नी होगी। कहा यह जा रहा है कि जो 75% है उसका 100% निकाल सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा हमें आगे समझना होगा, और जल्दी यूपीआई वाली खबर तो है ही कि उससे निकासी होगी। अब शंकर सर, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या कोई नया नियम आ गया है, या फिर चूंकि अभी वो लेबर कोड के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, नए लेबर कोड्स जो आए हैं सिर्फ उसके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट कर दिए गए हैं। क्योंकि जो बातें बताई जा रही हैं, 15,000 का वेज, उस पर 1800 मिनिमम, ये तो पहले भी हमने सुना है। क्या कुछ वास्तव में बदला है या वही सब कुछ है, सिर्फ अरेंजमेंट नया है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो लेबर कोड्स जो हैं, कोड का मतलब होता है एक्ट, और अभी जो बात हो रही है स्कीम, वो है एक तरह का रूल्स रेगुलेशंस। तो एक्ट में जो परिवर्तन, अगर आप पीएफ एक्ट को देखेंगे, उसमें कई सारे हम लोगों ने परिवर्तन किए थे। पहले छोटे से छोटे भी किसी ने वायलेशन अगर होता था तो सीधी सज़ा उसकी कोई जेल वेल हो जाती थी, तो लोग डरते थे। और जो पीएफ इंस्पेक्टर्स थे वो उसको एक्सप्लॉइट भी करने की स्थिति में रहते थे। तो उसको तो हम लोगों ने जो पीएफ एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किए, और वो वही कोड हैं जो 4 लेबर कोड कहलाते हैं। उनमें से एक है सोशल सिक्योरिटी कोड,
उसमें परिवर्तन किए थे, उसमें अमेंडमेंट किए थे। अब जो बात आ रही है, जो इस समय करंट जो टॉपिक है, वो है जो हमने पीएफ के रूल्स एंड रेगुलेशन में और स्कीम में परिवर्तन किया। आपको शायद याद होगा कि पीएफ स्कीम जो बनी थी 1952 में बनी थी। अब समय समय के बाद उसमें कुछ कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा परिवर्तन किए गए। अगर आप किसी भी पीएफ धारक से या पीएफ का जो बेनिफिशियरी था उससे बात करें, सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता था कि मेरा पैसा पीएफ में है और मुझे जब आवश्यकता पड़ती थी और जब मैं उसको विड्रॉ करता था, उसमें बहुत मुश्किल से काम होता था, हैरासमेंट भी हो सकता था। और जब मुझे आवश्यकता है इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता। मान लीजिए मैं बीमार हो गया, मुझे आज पैसा चाहिए, घर बनाना है, मैंने कोई घर आइडेंटिफाई कर लिया, अगर मैं घर का पैसा नहीं दूंगा तो वो घर किसी और को बेच देगा। इस तरह की समस्या थी जिनका समाधान अब ये जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें किया गया। तो सर एक एक करके बात करते हैं। पहले ना मैं ये कंट्रीब्यूशन वाली बात कर लेता हूं। तो ये जो 1800 रुपए वाली बात है ना, ये बहुत ज्यादा आ रही है। जो मेरा नॉलेज है कि पहले भी ये व्यवस्था थी बहुत सारी जगहों पर। जब आप नौकरी करने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर का, तो बता सकता हूं कि वो आपसे कहते थे कि मिनिमम 1800 रुपए या तो ये रखवा लीजिए, आपका थोड़ा हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। या बहुत सारी कंपनियों में ये प्रैक्टिस है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके 12% के हिसाब से वो पीएफ काटते हैं। फिर वो रकम कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल सैलरी या आपकी बेसिक सैलरी। अब ये जो बार बार बोला जा रहा है 1800, तो इसमें क्या चेंज हो गया है? क्या कुछ नई चीज आ गई है? देखिए, एक तो जो बेसिक वेजेस की परिभाषा है वो तो एक्ट में चेंज की गई है। पहले क्या था कि किसी को समझ ही नहीं आता कि बेसिक वेजेस हम किसको माने। कई जगह पे आप देखते होंगे कि मान लो सीटीसी जिसको बोलते हैं, कॉस्ट टू द कंपनी, वो मान लीजिए 100 रुपये है, लेकिन उसकी बेसिक जो वेजेस होती थी वो 50 रुपये थी या 40 रुपये होती थी। लोग कम क्यों दिखाते थे? जिससे कि उसको इनकम टैक्स में बचत हो सके। अब इन सब चीज़ों को, और बड़ी सारी तरह की डेफिनेशन थी। अब जो 4 लेबर कोड आया उसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई है जो वेजेस की डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया कि किसी भी हालत में बेसिक वेज शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल वेजेस, दैट मीन्स टोटल सीटीसी। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर 100 रुपये का सीटीसी था, कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो 50 रुपये से कम उसकी बेसिक वेजेस नहीं होगी। अब एक बड़ा नियम इसका सरल है कि जो भी आपकी बेसिक वेजेस है उसका 12% एम्प्लॉयर देगा, कंट्रीब्यूट करेगा, 12% जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन इसके लिए एक सीलिंग थी कि हम 15,000 रुपये तक की सीलिंग पे है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को 15,000 की जगह 1 लाख मानो मिलता है, तो 1 लाख का 12% हो गया 12,000 रुपये और 12,000 एम्प्लॉयर का। तो कभी ये हो सकता है कि एम्प्लॉय कहे भाई मेरे पास इतनी पैसा नहीं है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। एम्प्लॉय भी ये कह सकता है कि मैं इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो ये सोचा गया कि जो बेसिक जो हम लोग ने वेजेस का किया कि 15,000 तक का तो मैंडेटरी है। ये तो हर हालत में आपको, अगर 15,000 रुपये तक की वेजेस हैं तो आपको 12% के हिसाब से एम्प्लॉय को, 12% के हिसाब से एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर उन दोनों के ऊपर छूट है। बहुत सारे लोग बाग आप देखेंगे, और खासकर जितने भी ये गिग इकॉनमी वाले लोग बाग हैं, स्पेशली लाइक जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, कंसल्टेंसी में करते हैं, फिनटेक में काम करते हैं, इन सब में बहुत बहुत सैलरीज है। तो हर व्यक्ति, चाहे द बॉय और द गर्ल, वो सारे के सारे कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करें टू पीएफ। उसका कारण है क्योंकि पीएफ में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक एश्योर्ड आपको रिटर्न है मोर और लेस 8.25%, 8.15%, 8.35%, हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। लेकिन ये जो रिटर्न है 8% प्लस का, ये और कोई इंस्ट्रूमेंट आसानी से नहीं देता। प्लस इसमें बहुत सारे और एडवांटेजेस होते हैं कि टैक्सेशन के पर। तो हर आदमी कोशिश करता है जो उसके आप मान लो 1 करोड़ की सैलरी है, वो चाहेगा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पीएफ में जाए। और क्या करते हैं वो लोग, दे विल देन हैव अ डील विद द एम्प्लॉयर ऑल्सो। एम्प्लॉयर से भी कहेंगे तुम भी कंट्रीब्यूशन करो, क्योंकि उन दोनों को मिला के जो उसका पास पैसा आएगा उसके ऊपर उसको बहुत अच्छा एक रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए जो ये 1800 वाली बात है ये मैंडेटरी है। इसके ऊपर की जो बात है 1800 का मतलब जो 15,000 तक की सैलरी है वो मैंडेटरी है, 12% का कंट्रीब्यूशन प्लस 12% का कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर इट इज स्वेच्छा से हम इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए शंकर सर कि जिन कंपनियों में ऑलरेडी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है, वो 1800 वाली 1-2 जगह कहीं बात सुनी होगी, बट अदरवाइज तो कॉमन प्रैक्टिस में आपकी बेसिक का ही 12% कंपनियां काटती हैं। अब
क्या होगा? क्या वो अपना तरीका बदल देंगी, या अगर मान लीजिए वो अभी भी ऐसा कर रही है तो उस प्रचलन को आगे बढ़ा के रखेंगी? कुछ ऐसा नियम में परिवर्तन नहीं हो गया? नहीं, कोई नियम में परिवर्तन नहीं है। उसमें यह है कि 15,000 रुपये तक की वेजेस पे मैंडेटरी है। हाँ, वो तो समझा। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया ना, 15 में 1800 है, तो मान लो 15,000 की जगह पे 1.5 लाख रुपए होता, ठीक है ना? तो 1.5 लाख पे कितना होता? 1500 की जगह पे 18,000 रुपये हो जाता। तो 18,000 रुपये एम्प्लॉय की तरफ से आएगा, 18,000 रुपये एम्प्लॉयर की तरफ से आएगा। हो सकता है एम्प्लॉयर डज नॉट एग्री, पर लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे तो उतनी सैलरी देनी है उसको, एम्प्लॉय को। तो अगर एम्प्लॉय अगर खुश है कि मैं पीएफ में कंट्रीब्यूट करूं, तो मैं पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देता हूं, मुझे क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, तो आपका कहना सही है कि देखिए आजकल जो सीटीसी या टोटल सीटीसी वाला टीसीटीसी जिसे कहते हैं सिस्टम है, उसमें तो वो दोनों ही मत कर्मचारी के हिस्से में ही आते हैं। भले ही वो दिखता जरूर है कि ये कंपनी का कंट्रीब्यूशन और ये एम्प्लॉय का, लेकिन वो दोनों उसके हिस्से में आते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी को अगर ये लगे कि मेरी तनख्वाह ऊपर की तरफ है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के आसपास, लेकिन मुझे तो वही 1800 कटवाने और मैं अपना टेक होम ज्यादा लेकर आना चाहता हूं। अभी तक हो सकता है कि वो दूसरी व्यवस्था में रहा हो जहां पर कंपनी उसका बेसिक का 12% काट रही हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी तनख्वाह है, तो क्या कल को वो बोल सकता है जाके कि मुझे अब 1800 रुपए पे ही कटवाना है, आप मुझे टेक होम ज्यादा दे दो, मिनिमम आपका काट लो? बिल्कुल, इट इज राइट। उसका ये अधिकार है कि वो ये कह सकता है कि मैं 15,000 रुपये तक की सैलरी पे जो 12% मेरा कंट्रीब्यूशन बनता है, मैं 1800 रुपये ही दूंगा, चाहे मेरा सैलरी कुछ भी हो, चाहे 2 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखेंगे ये इम्पैक्ट जो 12% का जो मैंडेटरी था, ये किसको इम्पैक्ट करता है? ये उनको करता है जिनकी वेजेस कम है। क्योंकि जो गरीब लोग बाग हैं वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा घर लेके जा सकूँ। जो हायर लेवल पे जो लोग बाग हैं वो तो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करूँ और सेविंग पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो जनरली हो सकता है 2-4 कुछ केसेस होंगे, 2-4-5% केसेस जिसमें उनकी सैलरी ज़्यादा होने के बावजूद भी वो 1800 पर सीमित करना चाहें, बट 90% एंड अबव पीपल दे वुड लाइक टू कीप मोर मनी इन पीएफ। लेकिन अब अगर मैं इसे मानूं कि जो भी ये नियम ऑलरेडी थे, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आ गई और आपके पास ऑप्शनल है कि आप 1800 रुपये तो कटे, या अगर आपको उसके ऊपर का हिस्सा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पढ़ रहा था सर कि अब जो वैसे तो मैंने कहा कि सीटीसी वाले सिस्टम में तो दोनों ही वो एम्प्लॉय के ही जेब से जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। अभी भी कई कंपनियां ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करके रखती हैं। उसमें लॉ एक और चीज़ कह रहा है कि एम्प्लॉय चाहे तो अपना हिस्सा बढ़ा ले, लेकिन ये कंपल्शन कंपनी के ऊपर नहीं है, वो 1800 पे रुकी रह सकती है। नो, वो दोनों के लिए है ऑप्शन। अच्छा, आप ना तो किसी एम्प्लॉय को फोर्स कर सकते हैं कि वो 1800 रुपये से ज़्यादा कटवाए, फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसका स्वीट विल है। अच्छा, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं, हर एम्प्लॉयर का चाहता है ना कि उसका एम्प्लॉय खुश रहे। अगर उसको सीटीसी, मान लो उसको सीटीसी उसने कहा कि मैं किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए महीने का दूंगा, मान लो, तो कहता है कि उस सीटीसी में वो पीएफ के नाम से कुछ पैसा ले ले या डायरेक्ट वेजेस के नाम पे ले, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसका सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी है वो 5 ही लाख रहेगा। जी बिल्कुल। तो सर ये क्या माने इसको कि इस वक्त ये खबर का आना, मतलब क्या सिर्फ रीइटरेशन है, दोबारा से बताया गया है, मतलब वास्तव में कोई चीज़ें बदली नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन नया लेबर कोड आया है, उस हिसाब से चीज़ें एडजस्ट होनी है। बहुत सारी कंपनियों में सैलरी स्ट्रक्चर इस वक्त बदल रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि नए कोड के हिसाब से आपकी टोटल सैलरी का 50% जो है वो बेसिक्स में आना चाहिए। चूंकि वो एक नया एडजस्टमेंट है, इसीलिए इस खबर को भी आना पड़ा। हाँ, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। तो इससे क्या वो क्लैरिटी एक आ गई। पहले क्या होता, जब कंफ्यूजन होता है, जब भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो लोग बाग थोड़े ना थोड़ा उनको दिक्कत महसूस होगी। तो लोगों की जो दिक्कतें होती हैं वो तभी दूर कर सकते हैं जब क्लैरिटी रूल्स रेगुलेशन में आ जाए, या जो हमारा रेगुलेशन का रेजीम है उसमें हम क्लैरिटी ले आए। अच्छा सर, एक सवाल और है। अब चूंकि मेरा 50% बेसिक्स में आ जाएगा और जो रूल कहता है बेसिक का 12%,
तो वो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो पहले प्रैक्टिस में था कि छोटा हिस्सा, अब वो रकम चूंकि बड़ी होगी इसलिए आपको अलाउ कर रहे हैं कि वो फ्लेक्सिबल रख लेते हैं कि आपका मैंडेटरी 1800 तो कटेगा, अब उसके ऊपर आप 3000 कटवा लें, 5000 कटवा लें, 8000 कटवा लें, क्योंकि अगर वो 50% का 12% निकालेंगे तो वो बहुत बड़ी रकम हो सकती है, जिसमें कई लोगों को लगेगा कि मेरा तो टेक होम बहुत घट गया। तो 1800 के ऊपर जो भी इंक्रीमेंटल होगा वो फ्लेक्सिबल हो, और ये अब सुविधा एक एम्प्लॉय के हाथ में होगी कि वो खुद डिसाइड कर ले कि भाई मैं मेरी कैपेसिटी में इतना मैं कर पाऊंगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम जी। तो यही आई थिंक एक बड़ा कंफ्यूजन था जो शंकर सर ने क्लैरिटी दे दी है। चूंकि नया लेबर कोड आया है उस हिसाब से आपकी सीटीसी स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। सीटीसी स्ट्रक्चर में आप 50% आपका टोटल बेसिक होगा, 100 रुपए कमाते हैं तो 50 रुपए बेसिक में जाएंगे। पहले वो कभी 12 होते थे, 15 होते थे, 25 होते थे। अब चूंकि आपके पीएफ का कैलकुलेशन बेसिक के 12% पर भी होता है मिनिमम के अलावा, तो वो तो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगा। तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप जो बेसिक है यानी कि 15,000 वेजेस पकड़ के उस पर 1800 रुपए जो फॉर्मूला है उसके ऊपर का हिस्सा स्वैच्छिक कर दिया है। आप जितना चाहें उस हिसाब से कटवा सकते हैं ताकि आपकी बचत भी हो, आपका पीएफ भी बने, लेकिन आपको ये ना लगे या आपके साथ ये ना हो जाए कि आपका टेक होम बहुत ज्यादा कम हो जाए। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब एक छोटा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो एक दूसरा प्रावधान है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैसों को विड्रॉ करने में, जैसा सर ने बताया, लोगों को जब वक्त होता था, जरूरत होती थी तो नहीं मिलता था, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस थी। उस प्रोसेस को कितना इजी कर दिया गया है, कितना छोटा कर दिया गया है, और वो जो 13 से घटा के 3 ही श्रेणियां कर दी गई हैं उसके क्या मायने, ये सारे सवालों के जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका पीएफ आपकी मर्जी, और आज ये शो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खबर ये आई है कि अब 1800 रुपए के ऊपर जो भी पीएफ होगा वो वॉलेंट्री होगा। 1800 कहां से आता है? एक नियम है कि 15,000 का मिनिमम वेजेस माने जाते हैं और उसके ऊपर 12% का कैलकुलेशन निकालते हैं पीएफ का, वो 1800 रुपए होता है। उतना आप देते हैं, उतना एम्प्लॉयर देता है। लेकिन प्रचलन में क्या है, आपकी बेसिक सैलरी का 12%। अब बेसिक सैलरी अगर आपकी ज्यादा है तो वो 12% 1800 से कहीं ज्यादा होगा। और नया लेबर कोड ये कह रहा है कि आपकी जो भी टोटल सीटीसी है अब उसका 50% बेसिक सैलरी होना चाहिए। इसका मतलब अगर बेसिक सैलरी बढ़ी तो पीएफ भी बढ़ा, आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा। वो आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर छोड़ दिया है। 1800 मिनिमम है, ऊपर की लिमिट आप तय कर सकते हो। ये शंकर सर ने ब्रेक से पहले हमें समझाया। शंकर अग्रवाल साहब रोजगार मंत्रालय के पूर्व सचिव हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब जो दूसरा पार्ट है इसका विड्रॉल वाला, उसमें मुझे बताइए कि क्या ईज आउट हुआ है। पहले 13 अलग अलग हेड्स थे, उनको घटा के 3 कर दिया गया है। हेड्स सिर्फ बदल गए हैं नाम से, या सच में उससे निकालना पैसा आसान होगा? ये तो जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। पहले जब आप विड्रॉल का फॉर्म भरते थे तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती थी, तो 13 कैटेगरीज थी। अब 13 कैटेगरी में कौन सी सेलेक्ट की जाए और कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है, बड़ा मुश्किल होता था। तो ब्रॉड जब आप कैटेगरीज को 3 कैटेगरीज में आपने कर दिया रादर देन 13, तो नेचुरली इट विल गिव ईज टू पीपल हु वांट टू विड्रॉ देयर पीएफ मनी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चलेगा कितना ईज हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि अगर पीएफ से पैसा निकालना पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था और बहुत टाइम पे मनमर्जी होती थी। जो पीएफ के जो लोग होते थे वो कभी निकाल देंगे कि अभी इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो लोगों का हैरासमेंट होता। मैं अभी आपको बताता हूँ, 6-8 महीने पहले ही हमारे एक मित्र हैं और उनकी सैलरी होगी करीब 1 करोड़ रुपये। उनके बहुत सारे पैसे पीएफ में थे। अब उनको इमीडिएट ज़रूरत थी पीएफ से निकालने के लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, और वो भी मेरे इंटरवेंशन के बाद उनको पैसा निकल पाया। तो जब इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी मुश्किल आ रही है तो बेचारे गरीब जो लोग बाग हैं, जो साधारण लोग बाग हैं, उनको पीएफ से अपना पैसा विड्रॉ करने में बड़ा कष्ट होता था। और ये उन्हीं का पैसा है, ये किसी और का पैसा नहीं है। मान लो मैंने अपना पैसा किसी बैंक में रखा और मैं बैंक से निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो कितना कष्ट
मैं ये होता होगा। उसी को मद्देनज़र रख के सरकार ने सोचा कि हम विड्रॉल को सरल कर दें, जिससे आसानी से लोग बाग पैसा निकाल सकें। तो उसमें एक तो कैटेगरी जो थी पहले 13, उसकी जगह पे 3 कर दी, तो ये सुविधाजनक है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो, अभी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान पता चलेगा कि उन 3 में भी दोबारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन हो। नॉर्मली मैं बड़े इस स्पष्ट मत का हूँ, जितने भी हमारे कानून, रूल्स, रेगुलेशन होने चाहिए वो सिटीज़न के लिए होने चाहिए, ना कि रेगुलेशन के लिए होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अधिकतर रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे रेगुलेशन के ज़्यादा बन गए हैं बजाय कि सिटीज़न की मदद के लिए। जी बिल्कुल सही बात है सर। अब इसमें एक और जो खबर चर्चा में वो ये है कि आप अब टोटल का 75% निकाल सकते हैं, 25% आपको छोड़ना होगा। तो पहले क्या नियम था और ये क्या बदलाव है उसमें? पहले बहुत ज़्यादा स्थिति क्लियर नहीं थी, पर 100% भी लोग निकाले थे। लेकिन ये इसलिए किया गया कि जिससे कुछ ना कुछ कम से कम 25% पैसा फंड में बना रहे। और क्यों बना रहे? क्योंकि उसी फंड से बाद में फिर पेंशन का निर्धारण होगा, प्लस आपके पास एक पैसा बना रहेगा। तो कभी आप जब रिटायर होंगे तो एक लम सम आपको पैसा मिल जाएगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, या मैं सभी IAS के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। हर व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसको एक सब्सटैंशियल मनी PF फंड का मिल जाता है, और वो बहुत सब्सटैंशियल होता है, जिससे वो चाहे घर खरीदना हो या घर की मरम्मत करनी हो या कोई और कुछ काम हो, या उस पैसे को वो कहीं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जमा कर देता है जिससे उसको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी सुविधा होती है। इसी को नज़र रखते हुए सरकार ने सोचा कि हम एक बंदिश लगा दें, एक कंडीशन लगा दें कि आप सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए उसके अकाउंट में 100 रुपये थे, तो 75 रुपये तक वो एलिजिबल है विड्रॉ करने का, और 25 रुपये वो जब कुछ कंडीशन, जब हर चीज़ हो जाएगी, जब उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो 25 रुपये विड्रॉ करना है। ये नहीं कि वो 25 रुपये कभी विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट वो कुल 75% ही पैसा विड्रॉ कर सकता है। और 75 जो % है वो उसकी एलिजिबिलिटी है, जिसमें से वो 100% भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंस। मान ली मैरिज है, कोई बीमारी है, बच्चे की स्कूलिंग है, कॉलेज है, इन सब के लिए 100% पैसा, 100% मतलब 75% का 100% पैसा वो निकाल सकता है। जी, एक अंतिम सवाल सर, और वो ये कि मैं देख रहा था ये जो आजकल UPI से पैसा निकल जाएगा, ये वाली खबरें भी बड़ी चर्चा में रहती हैं। तो वो तो एक चलिए एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगी, लेकिन अभी भी ये 3 श्रेणियां बनाई गई। जो तीसरी श्रेणी थी कि भाई इसके अतिरिक्त कुछ आपका मकान, दुकान या घर, परिवार, शादी, पढ़ाई, ये सब के अलावा भी एक तीसरी कंडीशन रखी है। पहले वो लिमिट 1 लाख रुपए की होती थी, अब उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये सिस्टम अपने आप निर्णय लेके आपको क्लियर कर देगा और आपको तुरंत ही वो पैसा नए सिस्टम के तहत जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। इसको ज़रा बताइए। वो ऐसा कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए और वो इन कैटेगरीज में नहीं आता हो। मान लीजिए कोई मुकदमा हो गया, आपको उस मुकदमे के लिए अपना वकील रखना है, उसको पैसा देना है, और अगर आप नहीं देंगे तो आप मुकदमा हार जाएंगे। इसी तरह की और बहुत सारी एक्सीजेंसीज आ सकती हैं जिसमें आपको इमीडिएट पैसे की आवश्यकता हो। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो ठीक है कि उनको ये सुविधा दी जाए कि आप बड़े आसानी के साथ आपने जब क्लिक किया और पैसा विड्रॉ कर लिया, लेकिन एक लिमिट भी लगा दी जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके बहाने या उसकी वजह से हम बहुत सारा पैसा निकालें। इसीलिए अब उसको 5 लाख का कर दो। 5 लाख इज रीजनेबल अमाउंट कि अगर आवश्यकता है, अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी है, तो आप 5 लाख रुपए आसानी से निकाल सकते हैं। राइट। तो सर, क्या ये जो नया पूरा सिस्टम आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन होगा तब समझ में आएगा, और बिल्कुल सही, ऐसे कई किस्से कहानियां हैं जब आपको ज़रूरत थी तो वो इतनी लंबी लंबी आपको चिट्ठी पत्री करनी पड़ती थी, और छोटी छोटी गलतियां कि आपका आधार लिंक नहीं है तो ये लिंक नहीं है, तो वहाँ स्पेलिंग ये हो गई, तो डेट ऑफ बर्थ के तो बहुत इशू हुआ करते थे। क्या अब ये सारी चीज़ें नए सिस्टम के तहत मिनिमाइज हो जाएंगी और सच में थोड़ा सा एक्सेलरेशन फास्ट होगा? नो डाउट इम्प्लीमेंटेशन पर पता चलेगा, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, सुधार जो है निरंतरता की एक प्रगति, एक प्रोसेस है। लगातार हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और ख़ासकर टेक्नोलॉजी को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो बहुत सारे ना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, या मेरी स्पेलिंग में गलती है, या मेरे फादर का नाम गलत लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे जो पहले हरासमेंट होता था,
ना टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आपने एक बार आधार कर दिया तो आधार में जो लिखा हुआ है, पैन में जो लिखा हुआ है, दैट इज सैक्रोसेंट, खत्म हो गई बात। और वो आपको बार बार नहीं बनना, आपने मान लीजिए आधार की फ़ोटो लगा दी, पैन की फ़ोटो लगा दी, वो अपने आप कैप्चर कर लेगा सिस्टम, सारे के सारे डेटा को पॉपुलेट कर देगा। आपने केवल 4-5 फील्ड ही भरनी है कि आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक पैसा चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए। दैट इज़ दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है सरलीकरण का और लोगों को सुविधा देने का, वो सफल होगा। जी बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है शंकर सर, और अगेन उस इम्प्लीमेंटेशन पे नज़र रहेगी, क्योंकि अगर ये सुविधाएं जैसी बताई जा रही हैं उस तरीके से हो जाएगी तो सच में बहुत लोगों के लिए जीवन आसान होगा, क्योंकि ये उनका अपना पैसा है जिसे पाने के लिए उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। और साथ में ये जो नए बदलाव आए हैं कि अब आपका बेसिक स्ट्रक्चर बदल रहा है सैलरी का नए वेज कोड के अनुसार, तो उसके हिसाब से आपका प्रोविडेंट फंड का सिस्टम भी थोड़ा एडजस्ट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि शंकर सर के साथ ये पूरी बातचीत में हर बात क्लियर हो गई है। हमारा ये एपिसोड आपको YouTube पर भी मिलेगा, नहीं है तो दोबारा सुन लीजिए, और जिन्हें ज़रूरत हो, समझना हो, उसे ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए। शंकर सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी स्पष्टता के साथ हमारे दर्शकों को ये सारी बातें समझाई। धन्यवाद, नमस्कार।